नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम पिछली कुछ सीरीज के अंदर अभी अपना टारगेट जो सेकंड ग्रेड मैथ्स परीक्षा दिसंबर में जो आयोजित होने वाली है उसको टारगेट बना करके हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम परीक्षा का स्तर भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी की मांग थी कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करवाना है, ठीक है ना। तो उसी क्रम के अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास तक 90 प्रश्न हल कर लिए थे। आज 90 के बाद 91 नंबर के प्रश्न से हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर हम में से कुछ साथी अभी लेट जुड़े हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पिछले जो वीडियो हैं जो यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाने हैं, आप वहां से 1 से लेकर के 90 तक के प्रश्न भी जैसा जैसा समय मिलता है उसके माध्यम से आप उसको देखते रहें ताकि प्रश्न पत्र को समझने में हम लोगों को आसानी हो। चलिए सर, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। 3 की घात 40 को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हमारे लिए है ना, थोड़ा सा लेवल का प्रश्न, ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरेज है, एवरेज से कुछ ऊपर का प्रश्न हमारा ये रहा था। 3 की घात 40 को 19 से भाग देने पर कितना शेष रहने वाला है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारे पास में जिसका भाग दिया जा रहा है वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर अगर है तो मैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। नंबर कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक उदाहरण के लिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या है, यानी मान लेते हैं कोई नंबर है हमारे पास में x है और x के अंदर मैं किसी अभाज्य संख्या, ये p की बात कर रहा हूं, x में किसी अभाज्य संख्या p का भाग देता हूं और ऐसी स्थिति में शेषफल 1 मिनट के लिए मानता हूं कि शेष वहां पर a है, ठीक है। तो उस संख्या के वर्ग में जब मैं p का भाग दूंगा, ध्यान दीजिए, x की जगह x स्क्वायर में p का भाग दूंगा तो हमारा शेष क्या रहेगा सर, शेष हमारा a स्क्वायर होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। वापस ध्यान दीजिए, जो भाग दिया जा रहा है वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का मतलब मैं x की बात कर रहा हूं, मैं अगर अभाज्य संख्या का भाग देता हूं और उस स्थिति में अगर शेष a के बराबर बनता है तो उस संख्या के वर्ग x स्क्वायर में उसी अभाज्य संख्या p का भाग देने पर शेष भी उसका वर्ग हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सर, ठीक है। अब जब मैं यहां से बात कर रहा हूं, देखिए 3 की घात 2 में अगर मैं 19 का भाग देता हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 की घात 2 में अगर 19 का भाग देता हूं तो ऐसी स्थिति में शेष कितना है ये मुझे देखना है सर, ठीक है। यानी केवल और केवल परिणाम क्या है उससे मतलब नहीं है, तो शेष पता लगा कि 9 है। कारण क्या है, 3 की घात 2 यानी 9 और 9 में 19 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब शेष 9 रहने वाला है। अब चलिए मैं यहां से बात करूंगा, इसका वर्ग कर लेता हूं। जब इसका वर्ग कर लिया, x से x स्क्वायर के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, तो 3 की घात 4 में अगर मैं 19 का भाग दूंगा तो मेरा शेष क्या रहने वाला है, शेष रहेगा 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर यानी 81। लेकिन चूंकि 81 आपका 19 से बड़ा नंबर आ गया तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, 81 में 19 का भाग देना है और 19 का भाग 4 बार चला गया, 19 चौक 76 और पीछे रह गया शेष 5। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 की घात 4 यानी उसका वर्ग किया तो शेष का भी वर्ग हो गया, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 में चूंकि 81 बड़ा नंबर आ गया 19 से, तो 81 में 19 का भाग देते हुए शेष आपका 5 रहा। चलिए यही क्रम आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। अब इसका और स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 3 की घात 8 कर लेते हैं सर। यानी हम लोग ये बात कर रहे हैं 3 की घात 4 की घात 2 और घात पर घात है तो घातों का क्या होता है सर, गुणा होता है। तो 4 के बाद में उस है ना 2 से गुणा करने पर 3 की घात 8 भाग 9 भाग 19 में। अब देखिए पिछला शेष हमारा 5 था तो अब शेष क्या बचने वाला है, अब शेष 5 का स्क्वायर बराबर 25 बचने वाला है। और लेकिन फिर से बात करूंगा, 25 जो है 19 से बड़ा नंबर है तो 25 में 19 का भाग देने पर शेष कितना बनेगा, 19 का भाग एक बार जाएगा और शेष आपका 6 बच जाएगा। चले और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर जब मैं यहां से आगे और बढ़ता हूं तो 3 की घात 8 की जगह 3 की घात 16 कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं उस तरफ राइट में लिख लेता हूं, 3 की घात 16 में 19 का भाग देना, तो ऐसी स्थिति में शेष कितना रहेगा सर, शेष जो रहेगा आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 रहेगा। अब वापस से ध्यान देना,
मैं इस 36 में, चूंकि 36 19 से बड़ा नंबर है, 36 में 19 का भाग दूंगा, तो अब ऐसी स्थिति में शेष कितना रहा। अब इसको ध्यान देना सर, शेष माइनस के अंदर ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं 19 का भाग देता हूं तो शेष मेरा 17 रहेगा और अगली बार मुझे 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे 17 का स्क्वायर भी हम लोग जो है कर सकते हैं 289 के रूप में, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 17 का स्क्वायर जो है बड़ा नंबर हमारे पास में आ रहा है, तो 19 का भाग मैंने 2 बार दे दिया, 19 दूना 38, और 36 से 38 बड़ा हो गया, तो शेष इस बार नेगेटिव में यानी छोटे नंबर के रूप में हम लोगों ने बचा दिया -2। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 की घात 16 का स्क्वायर यानी 32 की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें 19 का भाग देने पर शेष कितना रहा, पता लगा, शेष -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके दिमाग में आया। भाई इसको जो है डबल आप करते चलें सर, है ना। 2 है, स्क्वायर करने का मतलब है घातों का गुणा करना है, तो 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 32 हो गया, और शेष आपका 4 हो गया। शेष भी वर्ग होता रहता है, इसको ध्यान देना। और यहाँ शेष चूंकि 36 में 19 का भाग मैंने जबरदस्ती भाग 19 दूना 38 2 बार दे दिया, और 36 में से 38 घटाते हुए शेष -2, लेकिन जब उसका वर्ग किया तो 4 हो गया। अब मुझे बताइए 3 की घात 40 है, 3 की घात 40 को मैं तोड़ रहा हूं, 3 की घात 32 गुणा 3 की घात 8 के रूप में, और जब मैं उसमें 19 का भाग दूंगा तो बताइए शेष क्या है सर। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा भाई 3 की घात 32 के लिए शेष कितना है, 3 की घात 32 का शेष 4 है। और आगे बढ़ते हैं 3 की घात 8 के लिए, और 3 की घात 8 के लिए शेष कितना है, आप ये देखें, ये शेष आपका 6 है। तो 4 गुणा 6 बराबर शेष अभी 24 है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, उस 24 में 19 का भाग देता हूं, और ऐसी स्थिति में शेष कितना हो गया, शेष आपका 5 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी अभाज्य संख्या का जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसी का वर्ग आपका बचेगा अगर संख्या का वर्ग कर दिया जाता है तो। और मैं लगातार वर्ग करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, 3 का स्क्वायर, उसका वर्ग करने पर 3 की घात 4, फिर वर्ग करने पर 3 की घात 8, और जो शेष है उसको भी मैं वर्ग कर रहा हूं, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 बड़ा नंबर था इसलिए भाग देते हुए शेष 5 किया, फिर 5 का स्क्वायर 25 बड़ा नंबर था, भाग देते हुए 6 किया। तो यहां पर संख्या का वर्ग कर रहा हूं और उधर जो शेष बचता उसका भी वर्ग करते हुए 3 की घात 40 के नजदीक हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा जो उत्तर रहा फाइनली शेष 5 रहा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका जो है कॉम्प्लिकेट प्रश्न रहा था। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, मतलब 90 सवालों में से मुश्किल से 15-18 प्रश्न जो है हमारे लिए टिपिकल श्रेणी में हो सकते थे, और इसमें से एक प्रश्न ये भी मान सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अरेखिक समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, अरेखिक समीकरण का मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन के मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, जब भी अरेखिक समीकरण की आप बात करते हैं जिसमें 2 अनुमानित मूल प्रयुक्त होते हैं और उसके बाद वास्तविक मूलों की गणना की जाती है, और ये जो है सीकेंट विधि आपकी कहलाती है, ठीक है सर। तो ये इसका जो है सीधा उत्तर था, सीकेंट विधि। और मोस्टली इस प्रश्न को भी है ना विद्यार्थी लगभग छोड़ करके आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए सर, हो सकता है मैंने अभी ऑप्शन नहीं पढ़े, है ना, चारों ऑप्शन गणित शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं, ध्यान देना, लेकिन उद्देश्य कौन नहीं है, किस स्तर पर नहीं है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर की जहां बात करेंगे, देखिए ऑप्शन ए की बात करें, गणित में रुचि विकसित करना है, तो प्राथमिक स्तर पर ये उसका गणित शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि अगर बचपन में रुचि जागृत होगी तभी आगे तक उसकी रुचि जागृत रहेगी, वह रुचिकर रूप से करेगा। जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित, अरे भाई बचपन के अंदर व्यवसाय कैसे करेगा बच्चा, है ना भाई, कमाना धमाना वो सब सेकेंडरी चीजें हो जाती है। तो व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के लिए ये जो है आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है सर, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर व्यवसाय, है ना, आजीविका, ये मायना नहीं रखती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी जो है शीघ्रता शुद्धता ये भी उद्देश्य हो सकता है, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका, ये भी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है, log x आधार 2 प्लस log y आधार 2 ग्रेटर इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है log x आधार 2 प्लस
log y आधार 2 ग्रेटर इक्वल टू 6 और मुझे चाहिए x प्लस वाई का न्यूनतम मान। ध्यान दीजिए सर, इसको किस प्रकार से करना है। मैं यहां से बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, log x बटे में log 2, कोई कंफ्यूजन है सर, प्लस यहां से हम बात कर रहे हैं log y बटे में log 2 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 6 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या कर रहा हूं, log 2 एलसीएम लेते हैं और log 2 को लसा पर लेते हुए वज्र गुणा कर देता हूं, तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, हमारी पोजीशन बनी log x प्लस log y, ठीक है। हमारी स्थिति बन रही है log x प्लस log y ग्रेटर इक्वल टू 6 log 2, ठीक है। अब यहां से log की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं, log m प्लस log n क्या पोजीशन रहने वाली है सर, log m प्लस log n का मतलब हो गया log mn, ठीक है, ये पोजीशन रहेगी हमारी। और यहां से 6 जो है घात में आ गया तो log 2 की घात 6। अब दोनों पक्षों में log log है, उसको मैं छोड़ देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 2 टू द पावर 6, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 64, 2 की घात 6, 2 को 6 बार लिखकर गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा 4, 2 से गुणा 8, 16, 32 और 64 तो एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 64 आपका प्रश्न का रिजल्ट हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स वाई यानी एक्स और वाई जो दो नंबर हैं उनका गुणा जो होगा वह 64 या 64 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अभी जो मेरे पास में आ रहा है एक्स वाई का न्यूनतम मान, एक्स वाई का न्यूनतम मान जो है वो 64 के बराबर है, ये ध्यान देना। यानी अभी उनके गुणन की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, लेकिन मुझे मेरा प्रश्न x प्लस वाई के न्यूनतम मान की बात कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि अगर x और y दो नंबर हैं जिनका गुणा 64 है तो मैं उन नंबर को ढूंढने का प्रयास करता हूं, ठीक है सर, कि भाई क्या क्या नंबर वहां पर हो सकते हैं हमारे, है ना, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, ऐसे कौन से नंबर रहेंगे जिनका गुणा करने पर 64 है। देखो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ना, लॉग बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी में log x बटा log 2, log y बटा log 2 लसा पर लेकर के वज्र गुणा कर दिया, log x y प्रॉपर्टी लगाने पर और 6 पावर में चला गया तो x y का न्यूनतम मान आपके पास में आया। अब मैं x और y के कुछ नंबर्स को ढूंढने का प्रयास करता हूं जिसके माध्यम से हम x प्लस वाई का न्यूनतम मान ढूंढ सकें, ठीक है। अब मुझे बताइए सर, यहां पर मैं x प्लस वाई भी कर लेता हूं, तो पहली स्थिति क्या होगी, 1 और 64, है ना, कि भाई 1 का और 64 का गुणा 64 होता है, सीधी सी बात है। तो x प्लस वाई अभी 65 है, और आगे देखते हैं 2 का भाग जाने पर 32 है, तो x और y कितना हो गया, x प्लस वाई 34 हो गया। इसी प्रकार से 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा 16 बार, ठीक है, 16 चौक 64 होता है, और ये x प्लस वाई 20 हो गया। और उसके बाद में भाग जाएगा 8 का भाग 8 बार जाएगा, 8 और 8 का योग, 8 और 8 का योग, 8 8 का गुणा तो 64 है, लेकिन इसका योग कितना हुआ, 16 हुआ। और इसके बाद जो नंबर है वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, उल्टे क्रम में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये मिनिमम वैल्यू आपके पास में होगी, ठीक है। चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर रहा 16, ठीक है सर। तो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न आपका था, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न देखते हैं, सदिश r की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज क्या होगा। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं दिशात्मक, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक अच्छा सवाल है आपका, है ना। किसी सदिश का r की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज, और ध्यान दीजिए देखो एक तो लिखा है सदिश r यानी r के ऊपर एक तो वेक्टर किया है, और एक लिखा है 1/r, और जब 1/r के ऊपर वेक्टर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ r के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर भाई मैं यहां से बात कर रहा हूं कि कोई फंक्शन fr है ना, कोई फलन है आपका जिसको मैं fr के रूप में अगर बात करता हूं तो fr का दिशात्मक अवकलज क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिशात्मक अवकलज, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं सर, डेल fr, ठीक है। और इसका जो है रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है f डैश r वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ये आपका फॉर्मूला होता है दिशात्मक अवकलज का। लेकिन अभी तक केवल दिशात्मक अवकलज की बात हो रही है, इसको ध्यान देना,
है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो एफ डैश आर वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आर। क्लियर। अब चलिए मुझे बताइए इस प्रश्न के लिए फंक्शन ऑफ आर क्या है यहां पर? भाई फंक्शन ऑफ आर क्या है? 1/r है। ऐसा ही तो है ना सर कि ये किसका चाहिए मुझे? 1/r का दिशात्मक अवकलज चाहिए। तो एफ आर फंक्शन ऑफ आर 1/r हो गया, तो यहां से एफ डैश आर क्या हो जाएगा? एफ डैश आर हो गया -1/r²। तो चलिए यहां से बात करता हूं, तो ये डेल एफ आर बराबर -1/r² और उसके साथ में वेक्टर आर अपॉन, इसको भी मैं आर लिख सकता हूं क्योंकि जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड आपका है उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं सर? आर के बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये क्या परिणाम रहा? माइनस का वेक्टर आर अपॉन r³। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में आया होगा। अभी उत्तर नहीं आया है, लेकिन यहां तक का रिजल्ट किस प्रकार से आया है वो पता चला कि डेल एफ आर के लिए एफ डैश आर वेक्टर आर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की बात कर रहा है। यहां पर फंक्शन ऑफ आर प्रश्न में 1/r की बात कर रहा है। एफ डैश आर उसका अवकलन -1/r², वैल्यूज को रखने पर ये हुआ। ये तो हुआ सर एफ आर का दिशात्मक अवकलज। लेकिन आपका दिशात्मक अवकलज जिस सदिश की दिशा में है तो उसके एकांक सदिश से मुझे गुणा भी करना होता है। तो चलिए अब हमारा जो बात कर रहे हैं हम लोग, अगली जो बात हो रही है 1/r का वेक्टर आर की दिशा में, वेक्टर आर की दिशा में दिशात्मक अवकलज क्या होगा सर? ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो डेल एफ आर आ चुका है उसका किससे गुणा कर रहा हूं मैं? उसका आर कैप से गुणा कर रहा हूं। ये ध्यान दीजिए, जिसकी दिशा है, और दिशा चूंकि वेक्टर आर की है तो आर कैप से मुझे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो चलिए देखते हैं सर, ये परिणाम रहा माइनस का वेक्टर आर अपॉन r³ डॉट आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड, जिसको कि मैं क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। अंश में ध्यान दो आर डॉट आर की बात हो रही है और हमारे जानकारी में होगा कि आर डॉट आर जो होता है वह मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर होता है और मैग्नीट्यूड को हम r² लिखेंगे। तो ये ऊपर भी जो होगा -r² अपॉन में r⁴ कैंसिल करने पर -1/r²। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहा सर? ऑप्शन नंबर 2 रहा। तो एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की गलती नहीं करें क्योंकि इसके परिणाम को, है ना, उसके अंदर एक हिस्सा ये आता है माइनस वेक्टर आर अपॉन r³ जो कि ऑप्शन नंबर 4 भी था। ठीक है, तो ये गलती जो है हम लोग नहीं करें क्योंकि एक पर्टिकुलर सदिश की दिशा आपको दे दी है, उस दिशा में अगर केवल ये कहा जाता कि 1/r का दिशात्मक अवकलज क्या है, अगर 1/r के दिशात्मक अवकलज की बात करते तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्रश्न का उत्तर होता। लेकिन जब एक दिशा दे दी r कैप, तो r कैप की दिशा में एकांक सदिश से आपको यहां पर डॉट प्रोडक्ट की बात भी करनी पड़ेगी और आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल प्रश्न रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है tan अल्फा आपके पास में है m/m+1 के रूप में, tan बीटा है 1/2m+1 के रूप में, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है ना? ये आसान प्रश्न है, एवरेज लेवल का प्रश्न है। ठीक है ना, आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने प्रश्न किए 5 में से लगभग 2 से 3 प्रश्न थोड़े से टेक्निकल आज रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, और इस अल्फा प्लस बीटा के मान के लिए हम tan अल्फा प्लस बीटा से स्टार्ट करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। तो tan अल्फा का मान क्या हो रहा है? ये वैल्यूज को रखेंगे तो m/m+1, tan बीटा के लिए 1/2m+1 अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा m/m+1 और 1/2m+1। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका tan अल्फा प्लस बीटा का। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए यहां से एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर के जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो m+1 और 2m+1, देखो एलसीएम है वो कट जाएगा, मैं सीधा काट लेता हूं उसको, और अंश के अंदर क्या हुआ? m का गुणा जब इससे करूंगा मैं, है ना,
तो ये सीधा गुणा भी कर लेता हूं, 2m² प्लस m प्लस 1। और जब यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो देखो इन दोनों का जो गुणा होगा वह 1 के साथ में गुणा होकर के आएगा, तो इसको गुणा कर लेता हूं, m का गुणा कर रहे हैं तो ये पोजीशन रही सर 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 1 और माइनस में m। चलिए अंश को और हर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंश में रहा सर 2m² प्लस 2m प्लस 1 और हर में क्या रहा 2m²। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 3m में से m चला गया है तो प्लस का 2m प्लस 1। अंश और हर में एक जैसी संख्या आ गई है, एक जैसे नंबर्स आ गए, तो tan अल्फा प्लस बीटा अंश और हर काटते हुए 1 के बराबर। और आपके दिमाग में आएगा ठीक है tan की टेबल में 1 यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यह tan 45 का मान है। और tan 45 यानी tan छोड़ने पर भाई 1 का मतलब किससे हुआ, 1 का मतलब tan 45 डिग्री से हुआ। ठीक है जी। और जब tan 45 को हम लोगों ने देख लिया, दोनों पक्षों में tan छोड़ दिया तो अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री, और 45 का मतलब किससे हो गया सर π/4 से। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो ये भी जो है आपका एवरेज लेवल का प्रश्न रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किन्हीं वास्तविक संख्याओं x और y के लिए हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं x r y। ध्यान दीजिए हमारा रिलेशन है x r y इस प्रकार से x² माइनस y² प्लस वर्गमूल 3। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो संबंध r किस प्रकार का होगा ये हमको सोचना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं स्वतुल्यता के लिए, और स्वतुल्यता का मतलब खुद से संबंध होना, और x और y के स्थान पर भी x रखेंगे तो x² माइनस x² प्लस √3। x² जब कट गया आपका तो कुल मिलाकर क्या पता लगा सर √3 आ गया, और √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। और ये अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, x का x से संबंध हो गया है, और x का x से संबंध होने का मतलब वह क्या हो गया सर स्वतुल्य संबंध हो गया है। और ध्यान दीजिए इसके अंदर है ना, देखो सर एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको यहां पर स्पष्ट करता हूं कि हम लोग ऑप्शन को जरूर देखें। अब जब आपका संबंध स्वतुल्य हो गया है, और यहां पर देखिए स्वतुल्य अलग ऑप्शन दे रहा है, सम्मित अलग ऑप्शन दे रहा है, संक्रामक अलग ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब वो सम्मित और संक्रामक तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही उत्तर सही होगा। ये तो बात तय हो गई ना सर। भाई सम्मित अगर वो संबंध है, और जब मैं कह रहा हूं कि सॉरी स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य की बात है, रिफ्लेक्सिव सम्मित नहीं, तो स्वतुल्य अगर है तो ये उत्तर तो मेरा होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं x का x से संबंध होना। और जब x का x से संबंध हुआ यानी y को अगर मैं x के रूप में रिप्रेजेंट कर लेता हूं तो बच जाएगा √3। और हमारी शर्त यही है संबंध होने की कि वह आने वाला परिणाम एक अपरिमेय संख्या हो, और वर्गमूल 3 चूंकि अपरिमेय संख्या हो गई, x का खुद से संबंध हो गया। और जब x का खुद से संबंध हो गया इसका मतलब स्वतुल्य हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और जब रिफ्लेक्सिव हो गया, 4 ऑप्शन में देखें भाई स्वतुल्य, सम्मित अलग कर दिया, संक्रामक अलग कर दिया, तो वो उत्तर वैसे भी नहीं होने, और आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर स्वतुल्य। ये आपके प्रश्न का आंसर है। हाँ, सममित और संक्रामक को देखना होता, अगर वहां पर एक तुल्यता संबंध ऐसा शब्द लिखा होता तो तुल्यता होता है, तो तुल्यता का मतलब क्या है, वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। लेकिन यहाँ तुल्यता संबंध हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है, तो ये आसान स्थिति हमारे लिए हो गई, और केवल स्वतुल्य को देखते ही अपने प्रश्न का आंसर हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से पूर्ण संख्याओं, देखो एक फिर गलती मैंने पहले भी कहा था और फिर से बात कर रहा हूं, यहां पर जो पूर्ण संख्याओं के लिए, जबकि बेसिकली जो इसका इंग्लिश वर्जन था वहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स था, है ना। तो एक ही पेपर के अंदर इंटीजर शब्द के लिए जहां पर पूर्णांक होना चाहिए वहां पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये जो है एक ही पेपर में 2 प्रश्नों के अंदर गलती से ये छपा हुआ है। यहां पर पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है सर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है। कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि भाई देखो फलन की परिभाषा क्या है, fn, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, n-1/2 होगा कब, जब n कैसा है, n आपका विषम है, ऑड नंबर है, और यहां पर n/2 कब होगा, जब n कैसा है, सम है। तो देखिए फलन किस प्रकार से है उसको ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के हम बारी बारी से कुछ वैल्यूज को रखने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं
यहाँ पर n बराबर 1 रखता हूँ और n बराबर 1 रखा यानी कि ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, विषम संख्या, तो मेरा जो परिणाम रहा वो 1 - 1/2 यानी इससे आएगा विषम का, और वो परिणाम 0 रहा। जैसे ही मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो ये पोजीशन हमारी सम में आ गई है, और सम में आ गया तो इसका मतलब 2/2 हमारा परिणाम 1 आ गया। n बराबर जब मैं 3 रखता हूँ तो ये फिर से विषम के अंदर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से बात कर रहे हैं। तो 1 रखने पर 1 - 1 0 हो गया, 2 रखने पर सम हो गया 2/2। अच्छा, एक गलती मैं कर रहा हूँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ गलती हो रही है। ये जो है ना सर, ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये -n/2 है, ये चीज़ है ना, ये गलती हम लोग कर रहे हैं। तो -2/2 का मतलब क्या हो गया सर, ये माइनस का निशान है सर आपके पेपर में। हाँ, तो -1, n बराबर 3 रखने पर हमारा परिणाम विषम के अंदर यहां पर पहुंच गया सर, 3 - 1/2, 3 - 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। जब मैं n बराबर 4 करूंगा तो ये सम स्थिति में हम पहुंच गए, और सम स्थिति में माइनस का 4/2 जो कि -2 होगा। n बराबर 5 रखूंगा यानी ये विषम नंबर आपके पास में आ रहा है, और जब विषम आ रहा है तो यहाँ पर 5 - 1/2 बराबर 2। और जैसे ही मैं देखता हूँ सर, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फलन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और वहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के नंबर्स हैं, और सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे नंबर्स हैं, और -1 -2 -3 इस प्रकार के नंबर्स भी मेरे पास में। अब देखिए सर, इमेज की बात करें, n बराबर 1 होने पर इमेज 0 है, देखो n बराबर 2 होने पर इमेज -1 है, 3 होने पर 1 है, 4 होने पर -2 है, 5 होने पर इमेज 2 है, और इसी क्रम को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर 6 होगा तो 6 होने पर -3 हो जाएगा, 7 अगर है तो उस स्थिति में अगर यहाँ 7 होता तो वह परिणाम 3 होगा। इसका मतलब क्या है सर कि ये जो आपका कोडोमेन है, तो कोडोमेन का देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 भी आया, -1 भी आया, 2 भी आया, -2 भी आया, तो रिपीटेशन की कोई गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नंबर दूसरी बात, ये लगातार क्रम से ही आ रहे हैं, एक +1 है, -1 है, फिर -2 है, +2 है, -3 +3 इस प्रकार से, तो कोई नंबर छूटेगा भी नहीं आपका, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर छूटता नहीं है कोडोमेन का, इसका मतलब क्या है, एक एक ही और आच्छादक फलन हो गया। 1 1 ऑन टू, जिसको आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, एक एक ही और आच्छादक दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो ये प्रश्न भी अच्छा था, आसान प्रश्न था, एवरेज लेवल का आपका प्रश्न था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर ध्यान देना आपने, भाई जब आप रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा सर, है ना, जो अगर बीएड की है आप लोगों ने तो उसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आपका होता था। वे किस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों की बात करते हैं, उसके अंदर तुरंत उत्तर भी आपको मिल जाता है, समझ गए ना। सही होता है तो आगे जाना, गलत होता है तो वापस पीछे उसका जो है एक्सप्लेनेशन देखना, यही तो चीज़ है आप सर आपकी, है ना, लगातार क्रम के अंदर। तो कुल मिलाकर के लघु पद वहाँ पर होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का तत्काल आपको आंसर भी मिल जाता है, और सक्रिय अनुक्रिया तो होती ही होती है। इसका मतलब धीमी गति का सिद्धांत ये आपका रेखिक क्रमिक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, धीमी गति वाला। ठीक है सर, चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, y इज इक्वल टू रूट, प्रश्न इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x अप टू इन्फिनिटी, है ना, इस प्रकार का रिजल्ट है, और मुझे इसका अवकलन करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर। आपको करना क्या होता है इसमें, इस प्रश्न के लिए y बराबर स्क्वायर रूट साइन x, और जो पीछे वाले सारे पद हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, y के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अप टू इन्फिनिटी एक सीरीज है, स्क्वायर रूट साइन x प्लस स्क्वायर रूट साइन x वाली सीरीज, जो कि खुद अपना मूल प्रश्न है, y के बराबर है। दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे सर, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने पर वाई स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा साइन x प्लस वाई।
चलिए अब इसका अवकलन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो वाई स्क्वायर का हुआ 2y dy बाई डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का करने पर dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो पोजीशन हमारी क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 बराबर क्या हो गया सर, cos x। और इसलिए यहां से dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, cos x अपॉन 2y माइनस 1 के बराबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसान प्रश्न ये आपका रहा था, ठीक है ना। केवल और केवल आपको ध्यान रखना था कि जो अप टू इन्फिनिटी सीरीज जाती है जब भी, तो पहले पद को तोड़ करके बाकी की पूरी सीरीज आपकी मूल प्रश्न यानी y के बराबर आप लिख लें, दोनों पक्षों का वर्ग करते वर्गमूल हटा दें और उसके बाद में आप अवकलन कर लें। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स के दो पद हैं, दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट करते हुए dy बाई डी एक्स कॉमन करते हुए 2y माइनस 1 cos x और dy बाई डी एक्स cos x बटा 2y माइनस 1 के बराबर हो गया। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आसान प्रश्न रहा था। अगला जो प्रश्न है, सरल रेखा और समतल के मध्य कोण थीटा इस प्रकार है कि साइन थीटा का मान दे दिया, लैम्डा किसके बराबर है। देखिए सर, जब आपके पास में एक रेखा की बात होती है और एक समतल की बात होती है तो रेखा और समतल के मध्य कोण साइन के पदों में ही ज्ञात किया जाता है। और आपको साइन का मान दे दिया सर और लैम्डा का मान पूछ लिया। देखिए यहाँ पर यह नहीं कहा कि रेखा के मध्य कोण 30 डिग्री है तो लैम्डा ज्ञात करो, 60 डिग्री है तो लैम्डा ज्ञात करो, उसके स्थान पर कोण को इनडायरेक्टली आपको दे दिया है, ठीक है। और जब रेखा और समतल के मध्य के कोण की बात करते हैं, ठीक है, रेखा और समतल के मध्य कोण, हमारा रेखा और समतल के लिए साइन थीटा रहेगा और रेखा समतल के लिए आपका रिजल्ट रहता है सर AL प्लस BM प्लस CN अपॉन में रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और स्क्वायर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं। अब देखिए ABC क्या है, तुरंत पता लगेगा कि जो समतल का समीकरण है ना, समतल का समीकरण क्या है, देखो आप 2x माइनस वाई प्लस रूट लैम्डा जेड। तो जो समतल का समीकरण है उसमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो ABC का रोल प्ले करेंगे और जो रेखा के समीकरण में ये जो लिखे गए हैं 1, 2 और 2 ये आपके LMN का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर साइन थीटा का मान आपके पास में है जो कि मैं 1/3 के रूप में लिख लेता हूं, AL प्लस BM प्लस CN। तो AL का मतलब क्या हुआ सर, 2 का 1 से गुणा हो गया, BL का मतलब फिर से 2 का माइनस 1 से गुणा, फिर 2 का वर्गमूल लैम्डा के साथ में गुणा अपॉन में यहां पर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जो कि समतल से आने वाले हैं और समतल से जो आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, वर्गमूल लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा और रूट में L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का मतलब हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस का 2 या माइनस का 2 कट आ गया, ठीक है। तो 1/3 इज इक्वल टू, यहां पर तो हो गया सर 2 वर्गमूल लैम्डा, नीचे की ओर वर्गमूल में 5 प्लस लैम्डा हो गया और ये 4, 4, 8 और एक 9, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। ये आप 3 से 3 काट लेते हैं सर। और वैसे ध्यान देना, वैसे तो मोड़ हटाते हैं तो प्लस माइनस का निशान लिखा जाता है, मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी वर्गमूल का पद है, मुझे वर्ग करना है। अगर मैं प्लस माइनस का चिन्ह लिख भी लेता तो प्लस लिखने पर भी वर्ग पॉजिटिव और माइनस लिखने पर भी वर्ग पॉजिटिव, तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से मैंने प्लस माइनस का निशान नहीं लिखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो पोजीशन हमारी बनेगी 2 रूट लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस लैम्डा, वर्ग कर लेते हैं और वर्ग करने पर 4 लैम्डा है ना बराबर 5 प्लस लैम्डा पक्षांतरण 3 लैम्डा बराबर 5 और यहां से लैम्डा किसके बराबर हो गया सर, 5/3 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये भी एक एवरेज लेवल का आपका जो है प्रश्न था और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि एवरेज लेवल वाले जो प्रश्न हल कर पाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन आपका होने वाला है। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ में कि भाई आपके जो है कमेंट्स हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ता भी हूं, है ना। उसमें कई विद्यार्थियों की जैसे डिमांड थी, जब मैंने शुरुआत की थी तो कहा था कि सेकंड ग्रेड के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करवाना है और आपकी डिमांड से ये काम करना शुरू कर दिया।
अब उसके बाद में कईयों की डिमांड आती है कि 2018 के बाद में जो है पुराने और भी जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं 2013 के, है ना, 2011 के, 16 के, तो उनको हल करवाना है, वो भी मेरे दिमाग के अंदर है। और अभी जो है पिछले 1-2 दिनों के अंदर कुछ विद्यार्थियों की ये भी मांग आ रही है कि वो प्रश्न पत्र करें न करें, आप जो है ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसको भी एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर आधा घंटा पौन घंटे का समय देते हुए उसके महत्वपूर्ण भागों को आप समझा दें। ठीक है, तो ये भी चीज जो है मेरे दिमाग के अंदर है। तो देखते हैं, अभी तो ये प्रश्न पत्र जो चल रहा है 1-2 सीरीज के अंदर जो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि कुछ नया पेपर अपने को लेना है और या फिर ग्रेजुएशन का कोई पार्ट, है ना, एक एक टॉपिक को हम एक एक क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हम उस टॉपिक को करना चाहेंगे। तो अभी भी आपके पास में 2-3 दिनों का समय है, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए मायने रखेंगे भी, क्या कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं जिससे जो है ज़्यादा विद्यार्थी सीख सकें, जिससे ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके, तो ऐसा काम जो है हम लोग करना चाहेंगे। वैसे अगर पिछले प्रश्न पत्र भी हल करते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और ग्रेजुएशन का पार्ट अगर रोज का 1 घंटे के अंदर किसी एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ले लेते हैं तो भी कोई नुकसान आप लोगों का नहीं होने वाला है। और इसके साथ में कुछ कमेंट्स और भी आते हैं आप विद्यार्थियों के कि भाई इसके साथ में जो है रीट का भी शुरू कर दें, लेकिन मेरे जानकारी में है कि जो आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं वही भविष्य के अंदर रीट के एग्जाम को देने वाले भी हैं, अगर आप अभी वर्तमान के अंदर अध्यापक नहीं हैं तो। ठीक है, और चूंकि आप अभी वहां पर बिजी हैं और चूंकि आपका पहला जो अपना टारगेट है वो सेकंड ग्रेड का है, तो अभी हम लोग जो है दिसंबर के अंदर, मध्य दिसंबर तक, लगभग 15-18 तारीख तक तो ये सेकंड ग्रेड वाला ही पार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही आप परीक्षाओं से फ्री होते हैं और उसके तुरंत बाद में हम अगले टारगेट के ऊपर हम रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के मैं आने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि भी आप भी उस चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि अभी जो है हम 2 रास्तों में हो जाएं, भाई रीट के लिए भी हम लोग बात करना शुरू कर दें, सेकंड ग्रेड के लिए बात करना शुरू करें, तो आप जो है विचलित हो सकते हैं। तो अभी आपका एकमात्र टारगेट आपको रखना है कि सबसे पहले दिसंबर की परीक्षा को आपको अटेम्प्ट करना है और अच्छे ढंग से आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद में जब परीक्षाएं हो जाएगी, पीछे भी आपके पास में पर्याप्त समय मिल जाएगा सर। फरवरी में जैसे आपका अगर परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो आप 20, है ना, लगभग आप 26 तारीख को फ्री हो जाएंगे, 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर के बाद मैंने पूरा का पूरा आपके पास में 1 महीना जनवरी का आपके पास में मिल जाता है, जिसके अंदर रीट का जो पाठ्यक्रम है वो भी हम लोग अच्छे से वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो वो प्लानिंग जो है आपकी परीक्षाओं के बाद में रीट वाली करना चाहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में जो है आप में से कई विद्यार्थियों ने जो है अपना प्ले स्टोर से भावेश मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, और आपको उसके लिए भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि भावेश मैथ्स ऐप के ऊपर रीट का जो है सिलेबस आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। धीरे धीरे, है ना, रोज का 1-2 घंटे का जो वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं लगातार। ठीक है, और वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है। और यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसी प्रकार से भावेश मैथ्स उस ऐप के ऊपर आपके सेकंड ग्रेड के लिए भी टेस्ट पेपर्स, है ना, सॉल्यूशन वहां पर चल रहा है। एक टेस्ट वहां पर हो चुका है 150 सवालों का, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया है 150 प्रश्नों का, वे किस प्रकार से वो प्रश्न हल होते हैं। और जल्दी जो है दूसरा तीसरा करके 5 टेस्ट की वहां पर सीरीज पूरे सिलेबस के लिए वहां पर, जैसे अभी आरपीएससी का पेपर सॉल्व हो रहा है उसी क्रम के अंदर वहां पर भी जो है 5 अलग अलग टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संख्यात्मक समाकलन सूत्र सिम्पसन का 3/8वां नियम कहलाता है? अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, ये प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण। देखिए, जब सिम्पसन का 3/8वां नियम है, उसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, सिम्पसन 3/8 रूल की अगर बात करता हूं, गौर कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, x0 से xn, ठीक है, और y dx, यानी x वेरी करेगा, x0 से xn y dx हो जाएगा। सामने की ओर चूंकि 3/8 रूल है इसलिए 3h/8 लगने वाला है, ये तो होगा सर। उसके बाद में पहला और आखिरी बगैर किसी गुणांक के होने वाला है। और पहला और आखिरी का मतलब क्या है सर, यहां से y0 प्लस yn ये बगैर किसी गुणांक के होंगे, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, y0 yn।
उसके बाद में 2 का गुणा होगा, और 2 का गुणा किसके साथ में होगा, किन पदों के साथ में होगा, उसको भी ध्यान देना। चूंकि यहाँ 3/8 रूल है, तो ये जो 3 और 3 का पहाड़े में जो y के पद आने वाले हैं उनका 2 से गुणा होने वाला है। ठीक है, 3 और 3 के पहाड़े में, तो 2 का गुणा ऐसा y3 y6 y9, और ऐसा करते करते कहां तक जाना है, yn-3 तक जाना है। यानी कुल मिलाकर 3 या 3 का पहाड़ा दिखेगा और लास्ट में भी n-3 ही दिखेगा। तो ये तो हो गया सर y0 प्लस yn, इसमें कोई गुणा नहीं है। 3 का पहाड़ा वाला पद y3 y6 y9 yn-3, इसका गुणा 2 से हो जाएगा, और उसके आगे जो पद पीछे छूट गए, जो पीछे बच गए हैं, उन सभी का 3 से गुणा होगा। देखो पद क्या छूटा, y0 आ गया, y1 छूट गया, y2 छूट गया, तो ये y1 y2 छूट गया, y3 यहां पर लिख चुका हूं मैं। उसके बाद में y4 y5 हो गया, y6 छोड़ा जा चुका है देखो यहां पर, तो y7 y8 इस प्रकार से आएगा। और कहां तक आएगा सर, देखो यहां पर y0 के बाद लास्ट में yn ले लिया, तो कुल मिला के कहां तक सर, yn-1 तक आपको लेना होगा। तो ये आपका सिम्पसन 3/8 रूल उसका फॉर्मूला है। अब हुआ क्या, बेसिकली अगर आप देखते हैं सर इसमें, तो गौर करो जो ऑप्शन नंबर 2 है काफी सिमिलर मुझे नजर आता है नहीं आता आपको भी। और ऑप्शन नंबर 2 में हुआ क्या कि यहां पर इस स्थान के ऊपर क्या लिख दिया गया सर, yn-2, जबकि होना चाहिए yn-3। केवल ये 2 और 3 की मिस्टेक के कारण ये जो है आपका प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। बाकी जो है बिल्कुल सीधा सीधा टारगेट था हमारा। अगर फॉर्मूला याद है तो अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये मैं कह रहा हूं होगा यदि, है ना, टर्म और कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, क्योंकि जैसे y0 yn ये आपको नजर आ रहा है, 2 का गुणा ये रहे सर 3 6, और इस स्थान पर yn-3 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर होता, और 3 का गुणा जो है बाकी जो भी पद हैं वहां से हो रहा है। बात समझ में आ गई सर। ऑप्शन नंबर 3 की संभावना होती अगर यहां पर 2 नहीं होता, समझ गए बात को। तो y0 प्लस yn, 3 का गुणा बिल्कुल ठीक फॉर्म में है, 2 का गुणा 3 6 और yn-3 तक है, तो 3 हो जाता अगर बटे में 2 नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अब वो टाइपिंग मिस्टेक में, चाहे वो यहां पर टाइप मिस्टेक माने ऑप्शन बी में, या चाहे ऑप्शन सी के अंदर बटे वाली 2 की आप मिस्टेक माने। ठीक है सर, तो कुल मिला के याद इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। अगला प्रश्न, तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रश्न था। अब प्रश्न कह रहा है वेक्टर ए आपके पास में, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, एक ही समतल में स्थित हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 सदिश समतलीय होने की बात कर रहा है। और 3 सदिश जब समतलीय होते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतलीय होने के लिए क्या कंडीशन है आपकी, हमारे लिए है ब्रैकेट ए बी सी बराबर 0। और ब्रैकेट ए बी सी को कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में वेक्टर ए आई जे और के गुणांक 1 1 1, दूसरी पंक्ति में वेक्टर बी उसके आई जे और के गुणांक 2 0 -4, और तीसरी में सी के गुणांक 1 λ3। ठीक है जी, और बराबर किसके कर दें, 0 के बराबर कर लें। चलिए इसका प्रसार कर लें, जैसा भी डायरेक्ट आप अगर मेथड है तो आप उस मेथड के माध्यम से भी आप इसको वैल्यूज को निकाल लें। तो मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, 1 को छुपा दिया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर चिन्ह बदलते हुए 4 λ माइनस का 1, इसको छुपाने पर ये हो गया 6 + 4 और 1, और इसको छुपाने पर 2 λ बराबर 0। कुल मिलाकर के देखिए सर ये 4 λ और ये 2 λ यानी 6 λ बराबर में, क्योंकि ये नेगेटिव है उधर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 और 4 10 हो गया। और ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान 10/6, 2 के पहाड़े से 5/3, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर रहा। तो ये भी एवरेज लेवल का आपका प्रश्न था। भाई देखो पिछला जो प्रश्न था वो आसान था क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच थी, और यहाँ पर जो कंडीशन आपकी थी उस कंडीशन को आपको अप्लाई करवाना था। तो लगभग आपका औसत स्तर का, औसत दर्जे का ये प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
वेक्टर ए आपके पास में है, ए डॉट बी है और ए क्रॉस बी है, बी का मान क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए रह सकता है। वापस से मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए क्या दिया है, आई प्लस जे प्लस के। एक कंडीशन और दे दी है, ए डॉट बी का मान 1 के बराबर, और हमें दे दिया गया ए क्रॉस बी जो है वह जे माइनस के बराबर है। तो वेक्टर बी का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न रहा है सर, और इस प्रश्न को करते समय दिक्कत भी आप लोगों को हुई होगी। और अगर आपने वो परीक्षा नहीं दी है और लेकिन 2018 का पेपर हल करने का प्रयास किया तो उस समय भी समस्या आपको रही होगी। देखते हैं सर, यहां से मैं बात करूंगा। देखिए मुझे बताइए, ए डॉट बी आपका 1 के बराबर है, तो इसलिए इसका जो परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या रहेगा सर, ये भी 1 के बराबर रहेगा सर। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा मुझे बताइए ए क्रॉस बी क्या है इस प्रश्न में, ए क्रॉस बी है जे माइनस के। तो बताइए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो रूट में आई का, जे का, के का गुणांक, उनके वर्ग योग और वर्गमूल, तो ये आपका वर्गमूल 2 के बराबर हो गया। ठीक है सर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यानी ए डॉट बी से उसका हमने परिमाण ज्ञात कर लिया और ए क्रॉस बी से हमने ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात कर लिया। और यहां ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, आपको ये चीज जानकारी में होनी चाहिए थी, जो कि आपका अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो चीज ये है कि ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसके होता है सर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए सर, और इसके बगैर एक हम लोग प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब आप बात करते हैं ए डॉट बी के लिए, है ना, और आपके दिमाग में आएगा ए डॉट बी के लिए क्या होता है सर, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है सर। और जब मैं ए डॉट बी के अगर ऐसा स्क्वायर की बात करूंगा तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और इसी क्रम में जब मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं तो आपका रिजल्ट क्या रहा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं जब इन दोनों को ऐड कर देता हूं, और जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो पोजीशन क्या बन रही है सर, ए डॉट बी का स्क्वायर और ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ऐड करने पर इनमें से ये चीज आपकी क्या हो गई, कॉमन आ गई। और जब ये चीज कॉमन आ गई, पीछे क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर होगा, तो जिसको हम लोग लिख रहे हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक प्रश्न है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया सर, तो इसको आपको ध्यान रखना था। और जब इसे इसको ध्यान रखेंगे तो ए क्रॉस बी ये रहा सर, इसका मान आपके पास में है √2 का स्क्वायर। ए डॉट बी उसका मापांक, उसका परिमाण 1 का स्क्वायर हो गया बराबर। अच्छा ये देखिए सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जब ए आपके पास में ये है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रूट में आई जे के का गुणांक, उनका वर्ग वर्गमूल, ये √3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर ये हो गया और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। तो चलिए देखते हैं, ये पोजीशन आपकी हो गई सर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 3, 3 बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, ये आपका 1 टाइम्स आपका कट गया। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 1 के बराबर, और इसलिए बी का परिमाण 1 के बराबर हुआ। अब मुझे इसके बाद देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी का परिमाण 1 के बराबर आता है। अब जब आप देखेंगे तो बताइए, इसमें आई जे और के 3 पद हैं, तो इसका परिमाण क्या बनेगा सर, इसका अगर परिमाण की बात करूंगा तो √3 बनने वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं हुआ। यहां पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका परिमाण वर्गमूल 5 के बराबर बनने वाला है। यहां पर ये 2 आई है, तो 2 आई का परिमाण 2 के बराबर ये नहीं बनेगा, और केवल आई का परिमाण क्या बनेगा हमारा, 1 के बराबर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल चीजें यहां पर इस प्रश्न के साथ में अटैच हो गई थी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपके दिमाग में आया। लेकिन ये प्रश्न तो चलो करें या ना करें, लेकिन ये जो स्थिति है ये वाला
ये अपने आप में एक प्रश्न है सर, इसको ध्यान देना, और ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि ए क्रॉस बी उसका जो परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस प्रकार से वो अपना रिजल्ट दिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन नहीं है, यानी गणित के अध्यापक को कौन सा कथन नहीं बोलना चाहिए। अब आप देखें सर, गणित के अध्यापक आप खुद बनने वाले हैं। ठीक है, मैं विद्यार्थियों को गणित की ओर मोड़ना चाहता हूं उसी तरह जैसा मैं हूं, यानी जैसा मैं हूं मैं अपने विद्यार्थियों को उसी प्रकार से बनाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं तो आप भी बहुत जल्दी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाएं, है ना, मिल लें। और जिस दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलेंगे उस दिन बैठ के बात भी करेंगे, गप्पे भी मारेंगे, चाय भी पियेंगे, है ना, ये बात होती है हमारी। तो चलिए ये तो अपना कथन हो गया सर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं गणित से लगाव रखता हूं, यद्यपि इसके प्रति जो ऋणात्मक प्रतिमा है उसे बदलने में मैं मदद करना चाहता हूं। यानी मेरा तो लगाव गणित के प्रति है, और जो प्रतिमा जो गणित के प्रति ऋणात्मक है, नकारात्मक है ना, नकारात्मक या ऋणात्मक प्रतिमा का मतलब एक बच्चा जो गणित के प्रति, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता है, मैं उसे बदलने में मदद करना चाहता हूं। बिल्कुल सही है, गणित का अध्यापक ये भी चाहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं विद्यार्थियों को यह दिखाना चाहता हूं कि गणित एक दिलचस्प विषय है, तो बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा तभी विद्यार्थियों की रुचि जागृत होगी। तो अब यहां पर यह कथन कभी भी गणित का अध्यापक नहीं कर सकता है कि तुम गणित के साथ में कभी भी सामान्य नहीं रह सकते, तुम जो है गणित को कभी भी पास नहीं कर सकते, है ना, तुम्हारे लिए जो गणित बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ऐसा कथन तो गणित का अध्यापक नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो चलिए सर, आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने शुरुआत की थी 91 से, पहुंच गए हम 105 तक, और 105 प्रश्नों का अगर एनालिसिस आप करते हैं तो लगभग 25 प्रश्न हम कह सकते हैं, है ना भाई। 18 प्रश्न पिछले वीडियो तक, और 18 के बाद में जो है लगभग 5 से 7 प्रश्न अभी इन 15 में से जो थोड़े से ट्रिकी टेक्निकल हो सकते थे। तो लगभग हम लोग मान लें कि 25 सवाल ऐसे रहे जो थोड़े से एवरेज लेवल से ऊपर के थे। बाकी के जो लगभग 105 में से 80 सवाल हमारे एवरेज लेवल के थे या आसान स्तर के प्रश्न थे। और अगर उन प्रश्नों को भी हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे। समय का ध्यान रखना है, चैनल को आपको ध्यान रखना है। मैथ्स बाय भावेश सर, ठीक है। इसके आगे के कुछ प्रश्नों के बारे में और डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।